Unacademy. Let's crack it. नमस्कार साथियों, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स हिंदी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के संपादकीय समीक्षा के इस अंक में बात करेंगे जम्मू कश्मीर के चुनाव की। बहुत साल हुए जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए हैं। पिछले 9 साल से जम्मू कश्मीर अपने चुनाव का इंतजार कर रहा है। क्या जम्मू कश्मीर का हाल दिल्ली की तरह हो जाएगा? क्या लद्दाख में डिलिमिटेशन और जम्मू में जो डिलिमिटेशन हुआ है उसके क्या कारण है? उससे किन को नुकसान हुआ है, किसको फायदा हुआ है? क्या कोई राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी है या जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थितियां बदलने का प्रयास किया जा रहा है? ये सारी बातें समझेंगे आज के संपादकीय समीक्षा में। तो सीधा अपने आर्टिकल में प्रवेश करते हैं। तो आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 आया था, जिसमें जम्मू और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, लेकिन वहां पर एक विधानसभा होनी थी, यानी कि इलेक्शंस की आवश्यकता वहां पर थी। लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को वहां की सरकार चलानी थी। ये बात सही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि जब इलेक्शन करवा देंगे उस वक्त इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन होंगे कब? ईसीआई तो तैयार है इलेक्शंस कराने के लिए। पंचायत चुनाव करा चुके हैं, लोकसभा इलेक्शन भी वहां पर हेल्ड किए जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन सवाल वही है कि असेंबली इलेक्शंस कब होंगे? और असेंबली इलेक्शंस का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जब कोई राज्य अपनी विधानसभा चुनने के लिए तैयार है और लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किए जाने की उसको दरकार है, तो उसे केंद्र के द्वारा शासित क्यों किया जा रहा है इतने लंबे समय से? वहां चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? ऐसी क्या कमजोरियां हैं सरकार की, प्रशासन की, कि वहां विधानसभा चुनाव नहीं हो पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। तो करीब 30,000 पंचायत प्रतिनिधि के इलेक्शंस हुए थे। सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था। ईसीआई की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसकी कोई शंका नहीं थी। लेकिन फिर सवाल वही कि विधानसभा क्यों नहीं? जब 30,000 प्रतिनिधि चुन लिए तो आपको विधानसभा के प्रतिनिधि चुनवाने में क्या समस्या हो रही है? इस बात का जवाब नहीं दिया जा रहा है। फंडामेंटली कोई समस्या नहीं। ईसीआई कहता है कि आप जिस दिन बोलेंगे उस दिन इलेक्शंस करवा देंगे, पूरी मशीनरी हमारे साथ है। लेकिन सवाल वही कि लोगों के फंडामेंटल राइट, लोगों के डेमोक्रेटिक राइट और जो संवैधानिक ऑब्लिगेशन होता है किसी भी सरकार के ऊपर, किसी भी प्रशासन के ऊपर, कि लोगों से इलेक्शन करवा के प्रतिनिधि भेजे। हमारा संविधान कहता है हम जन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करवाते हैं। हमारा फंडामेंटल राइट है वोट देना, संवैधानिक प्रतिबद्धता है हमारी, और लोकतांत्रिक कारण इसके अपने हैं। फिर भी इलेक्शंस नहीं हो रहे। सवाल उठे हैं कई बार, लेकिन 9 वर्षों से चुनाव नहीं हो पा रहे। पिछले इलेक्शंस 2014 में हुए थे। 9 साल हो गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आया था, वो पास हुआ, उसके बाद 2 स्टेट्स बने, लेकिन इलेक्शंस नदारद हैं। लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हैं और होम मिनिस्ट्री कहती है कि ऐसी सिक्योरिटी की कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है तो फिर कारण कहां है? कारण है डिलिमिटेशन में। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हुआ है और वहां की सीटें बढ़ाकर 114 कर दी गई हैं। पहले 107 सीटें हुआ करती थी। तो ये जो 7 सीटें बढ़ी हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो 7 सीटें हैं, ये प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ी हैं, ये डिसप्रोपोर्शनली बढ़ी हैं। यानी कि जहां पर जितनी बढ़नी चाहिए वहां उतनी बढ़ी नहीं है, और जितनी जहां नहीं बढ़नी चाहिए थी वहां पर बढ़ गई है। इसके कुछ राजनीतिक कारण हैं। कोई समाज जहां पर ज्यादा है और जिस समाज के साथ वर्तमान सरकार अपना वोट बैंक देखती है, उसकी सीटें बढ़ी हैं। ऐसे समाज जो कि आज से पहले शेड्यूल ट्राइब्स नहीं थे, शेड्यूल कास्ट नहीं थे, वहां उनको वो सारे नॉमिनेशंस दिए गए हैं, उनकी रिजर्व सीट की गई है। तो क्या ये कोई राजनीतिक कारण है? समझते हैं इसको। मई 2022 में डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, और रिपोर्ट में यह आया था कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, कौन सा? इक्वल रिप्रेजेंटेशन का। अब मान लीजिए कि 15 लाख लोग हैं, वो एक एमपी को चुनते हैं, तो भारत के हर एरिया में 15 लाख लोग चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं 40 लाख लोग एक एमपी चुन रहे हैं, कहीं 10 लाख लोग एक एमपी चुन रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है। तो जब ऐसा नहीं होता है तो यहां कैसे हो गया? क्या हुआ है? देखिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ कैसा मजाक हुआ है। 56.15% पॉपुलेशन जो वैली की है, वो 47 सीट्स चुनती है। देखते रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और 43.85% जो जम्मू की है पॉपुलेशन, वो 43 सीटें चुनती है। अब 56% लोग मिलकर के 47% चुन रहे हैं, और 43% जो लोग हैं वो 43 सीटें चुन रहे हैं। तो ये कुछ आपको डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं लग रहा है? अगर ऐसा डिस्प्रोपोर्शनेट मामला है तो क्यों है? ऐसा कहा गया कि जो कश्मीरी वोटर है वो तो चुनता है 0.8% पर एक रिप्रेजेंटेटिव,
जबकि बाकी पर ये 1% है। तो फिर इतना ये जो गैप है ये क्यों आया, उसके कारण क्या है उसको समझ लेते हैं। जो कंसंट्रेशन है माइनॉरिटी वोटर्स की वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में है, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है और कुछ में हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो पहले नॉर्मली ये किया जाता था कि 50,000 लोगों पर करीब एक सीट एलोकेट की जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जो मुस्लिम मेजॉरिटी एक एरिया है सुरानकोट, उसके साथ ऐसा नहीं किया गया। अब ऐसा कहना है जो वहां की पॉलिटिकल पार्टियां हैं कि ये एक टैक्टिकल मूव है, ये एक राजनीतिक मूव है जिसे बदलने का प्रयास किया जा रहा है। तो पहला कारण हुआ कि रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं देने के आरोप लग रहे हैं। और दूसरा, जो रेजिडेंसी रूल्स हैं उनको बदल दिया गया। अब आप जानते हैं रेजिडेंसी रूल्स क्या हैं। कुछ लोगों का वहां से निकाला भी हुआ था 1990 के दशक में। उसके बाद लगातार कुछ समाज ऐसे हैं जो वहां पर रह रहे थे, लेकिन उनको परमानेंट वहां रहने का अधिकार नहीं दिया गया, जमीन खरीदने का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये जो 35A का रिवोकेशन है, इसके बाद हमें पता चलता है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने की जो प्रक्रिया है, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा सिर्फ उसी को वोट देने का अधिकार है। तो जिन लोगों को ऑर्डिनरी नागरिक भी नहीं माना गया था, उनको 35A के बाद ये अधिकार मिल गया। और इस अधिकार के मिलने के साथ ही बहुत सारे ऐसे वोटर्स थे जो आज वोटिंग लिस्ट में ऐड हो गए हैं, और करीब 7.7 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो लोग वोट करेंगे उनके लिए नए वोटर होंगे। हालांकि वो पहले वहां से रह रहे हैं, लेकिन परमानेंट रेजिडेंट नहीं थे वो वहां के, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं थे वो, नागरिक नहीं माना जा रहा था उनको, रहवासी नहीं थे वो वहां के, वो सिर्फ रह रहे थे, वोट नहीं दे पा रहे थे। तो 7.5 लाख से ज्यादा ऐसे नए वोटर ऐड किए गए। अब जो ये नए वोटर ऐड किए गए, ये किसी पार्टी को तो वोट देंगे, किसी का तो वोट बैंक होंगे, इसीलिए उनको ऐड किया गया, उनको परमानेंट रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट वहां का माना गया। तो ऐसा करने से जो सीटों का घालमेल है, जो सीटों की संख्या है, जो सीटों पर चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या और उनकी पहचान है, वो बदल जाएगी। और इसके बदलने से क्या होगा, जो 78.4 लाख वोटर पहले से जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, उनमें ये नए वोटर ऐड हो जाएंगे, और ऐसा माना जा रहा है इससे राजनीतिक समीकरण ठीक ठाक बदलेंगे। तो पहला कारण हमने समझा कि डिलिमिटेशन, और दूसरा समझा वोट काउंट का। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश तो नहीं है ये। अगर है तो क्या ये कामयाब कोशिश है या एक नाकाम कोशिश है, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन देखिए, तीसरा मामला जो है, पहला आपने समझ लिया परमानेंट रेजिडेंट का, दूसरा आपने समझ लिया डिलिमिटेशन का। अब तीसरा मामला होता है रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन का, पहले कुछ समाजों के लिए सीट्स रिजर्व नहीं थी, वो वहां के आम शहरी थे, आम लोगों को वोट करते थे, जो भी नुमाइंदे खड़े होते थे उनको वोट करते थे, लेकिन उनको अपनी रिजर्व सीट का अधिकार नहीं था। तो कुछ ऐसे समाज है जिनको रिजर्व सीट का अधिकार दिया गया है। पहला, जो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल है 2023 का, उसमें जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, जिनमें से एक महिला होनी चाहिए, यानी कि 2 सीटें रिजर्व कर दी गई है, जो कि चुने जाएंगे, वोट से नहीं आएंगे, वो चुने जाएंगे, वो इलेक्ट नहीं होंगे, वो नॉमिनेट होंगे। तो 2 ऐसे मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे कश्मीरी माइग्रेंट्स के, जिनमें से एक महिला का होना आवश्यक है। दूसरा, वो लोग जो कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर से यहां पर माइग्रेंट्स हैं, या पाकिस्तानी हेल्ड जो टेरिटरीज हैं वहां से इंडिया में आते हैं, उनको भी नॉमिनेट किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। पहला बिल है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऐसे समाजों को जो माइग्रेट कर गए थे या वहां से माइग्रेशन होकर के उधर सीमा पार से आए, उनको रिजर्वेशन दिया गया, एक महिला को नॉमिनेट किया जाएगा उसमें। तो 2 सीटें ये सीधा सीधा बढ़ोतरी में जाती हैं। फिर एक दूसरा बिल है, दूसरा बिल कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट 2023 ये बिल है, जिसमें पहाड़ी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब और एक रिजर्व सीट पर लड़ने का मौका दिया गया है। इसमें गुजरवाल और बकरवाल समाज भी शामिल हैं। तो गुजरवाल, बकरवाल और जो पहाड़ी लोग हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन का भी मुद्दा यहां पर आता है कि उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और ये राजौरी और पुंछ के इलाके खास करके हैं, ठीक है। उसके अलावा तो जो इसमें से 7 सीटें हैं असेंबली की, इसमें से 4 सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी। तीसरा एक बिल है कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 2023, जिसमें वाल्मीकि समाजों की नॉन परमानेंट रेजिडेंट वहां के थे, उनको परमानेंट मान लिया गया, यानी कि अब वो वोट दे पाएंगे। तो वो वोट किसी को देंगे, किसी को तो वो वोट देंगे, और वो जाहिर सी बात है,
उनको वोट देंगे जिन्होंने उनको वहां रहने का अधिकार दिलवाया है, परमानेंट वोटर उनको बनाया है, वहां पे जमीनें खरीदने का अधिकार बनाया है। उसके अलावा जो अदर ओबीसीज हैं, जैसे पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं, गोरखाज हैं, जो जम्मू के इलाके में ऑपरेट करते हैं, और पंडित माइग्रेंट्स हैं, उनको भी अधिकार दिया गया कि अब वो वहां पर अपने रिजर्व सीट में सिक्योरिटी के साथ और जो बाकी समाज है उनके साथ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन पाए। तो जब ऐसे अधिकार मिलते हैं तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है एक समाज का एलियनेशन, कि जिनके पहले बहुत राइट होते थे उनके राइट्स कम हो जाएंगे। दूसरा, जो रिप्रेजेंटेशन है वो श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि एक समाज पहले जो 60-50 सीटें चुन करके भेजता था, अब वो कमतरी आएगी उस समाज में। तो जब उसमें कमतरी आएगी तो जाहिर सी बात है कि जो डेमोग्राफी है वो सदा के लिए बदल जाएगी, और जो फ्यूचर लेजिस्लेचर्स होंगे वो सप्लीमेंट्री लेजिस्लेचर्स होंगे। क्या वो वही लोग होंगे जिनको समाज चुनना चाहता था, या वो लोग होंगे जिनका अधिकार बनता है वहां से चुने जाने का? अब दो ही चीजें हैं, एक तो नेपोटिज्म और दूसरा इनएक्सेसिबिलिटी। वो दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी, उन लोगों को अधिकार मिलेगा जो चुने नहीं जा रहे थे। इसके अलावा जो अलग अलग हिली एरिया में डिसकंटेंट हो रहा था, काउंसिल्स के जो अधिकार थे उनको चुन करके लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया गया है। तो जो 9 साल का सूखा है, उस 9 साल के सूखे को खत्म करना है, दोबारा इलेक्शंस कराने जम्मू एंड कश्मीर में, और फिर देखते हैं कि क्या जम्मू और कश्मीर का रास्ता निकलता है, लद्दाख का रास्ता निकलता है। अब इस चर्चा पर एक क्वेश्चन आप देखिएगा जरूर कोशिश करके, जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराना क्यों महत्वपूर्ण है? जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में देरी के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारक कौन से हैं? तो अब आप समझ गए होंगे। आप वही चारों कारक जो अभी हमने गिनवाए उनको लिखिए, उनसे इस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिए। संपादकीय समीक्षा का अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।